नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार। हमसे जुड़े रहने और मेरे साथ बने रहने के लिए संजीवनी समाचार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्विटर पर भी हम उपलब्ध हैं, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो ऐप और इंस्टाग्राम पर भी संजीवनी समाचार के साथ आप जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मी पर, और मेरे साथ आज जुड़े हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक कर्मचारी संघ शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार जी। तो दोस्तों, आज हमारी बातचीत की शुरुआत होगी कि आखिर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी हैं उनमें प्रबल दावेदारी डॉक्टर रंजीत कुमार जी की है, और ये लंबे समय से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं और इसको लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं। इसके कारण इनको जयप्रकाश विश्वविद्यालय के द्वारा प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर किस मुद्दे पर आप सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपका मुद्दा क्या है। संजीवनी समाचार चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो बहुत ही माकूल प्रश्न पूछा गया है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार चुनाव के मूल मुद्दे क्या हैं। जैसा कि मतदाता बंधुओं को, शिक्षक बंधुओं को ये मालूम है कि पिछले 18 साल से निवर्तमान विधान पार्षद लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। 28 साल से माध्यमिक शिक्षक संघ के वे महासचिव अध्यक्ष रहे हैं और 12 साल से निवेदन समिति के चेयरमैन भी रहे हैं, जिसका काम सरकार को शिक्षा के मामले में सलाह देना रहा है। दुर्भाग्यवश 2006 में जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई उच्च विद्यालयों में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, उनकी तमाम समस्याएं जस की तस हैं। 18 साल गुजर गए, 14 साल तो नियोजन का हो गया, आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। कि मूल मुद्दा जो है वो निवर्तमान विधान पार्षद के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें शिक्षकों की समस्याओं का हल ना निकाल पाना जो उनकी मूल विफलता रही है। खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं, एक प्रकार से बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति उनकी है। कुल मिलाकर करके ना वेतनमान मिल रहा है, ना पेंशन है, ना सेवांत लाभ है, ना एसीपी की सुविधा है, ना अंतर जिला स्थानांतरण का कोई प्रावधान है, ना पीएफ कटौती हो रहा है। मैंने एक भी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर करके मैं लगातार शिक्षकों से मिलता जुलता रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से, और उसके साथ ही मैं अपना एजेंडा भी पेश करता रहा हूँ कि अगर मुझे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शिक्षकों के द्वारा सौंपा जाता है तो मैं इन सब मुद्दों पर काम करूंगा, जिसके बारे में पिछले 3 साल से मैं लगातार सरकार के संज्ञान में इन समस्याओं को लाता रहा हूं, लगातार मुद्दे उठाता रहा हूं, लिखता पढ़ता रहा हूं, और अधिकांश शिक्षक मुझे जानते भी हैं कि मैं लगातार उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह से सक्रिय रहा हूं, समर्पित रहा हूं, और तमाम आंदोलनों में भी मेरी सक्रिय भागीदारी रही है। तो जो निवर्तमान विधान पार्षद की जो विफलता है और मेरे द्वारा नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षकों के पक्ष में जो तमाम काम किए गए हैं, जो तमाम मुद्दे सरकार के संज्ञान में लाने का काम हुआ है, इसी मुद्दे पे मैं लगातार शिक्षकों से, मतदाताओं से रूबरू हो रहा हूं, अपनी बात पहुंचा रहा हूं, और शिक्षकों का तमाम समर्थन भी मेरे पक्ष में लगातार दिखाई पड़ रहा है और रोज रोज बढ़ रहा है। मित्रों, डॉक्टर रंजीत कुमार जी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि निवर्तमान विधान पार्षद जो माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य स्तर पर नेतृत्व करते हैं, 28 वर्षों से नेतृत्व कर रहे हैं, 18 वर्षों से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बावजूद इसके शिक्षकों की समस्याएं यथावत है, और उसी को इन्होंने अपना मुख्य एजेंडा और आधार बनाया है। शिक्षकों की समस्याओं को जो है समाधान कराने के लिए 3 वर्षों से ये लगातार संघर्षरत रहे हैं और आगे इनका संघर्ष जारी रहेगा। यह चुनाव तो जो है शिक्षकों से समर्थन और उनका सहयोग का बहाना है। ये उनकी समस्याओं को वास्तविक रूप से जो है समाधान करना चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि
जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना को करीब 28 वर्ष हो चुके हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उसके लिए पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, उसका मास्टर प्लान बन चुका था, उसकी पूरी भवन और परिसर के जो है निर्माण के लिए राशि का भी आवंटन हो चुका था। बावजूद इसके जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में पूर्ण रूप से नहीं आ सका है। इसके लिए आप किसको दोषी और जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय बहुत ही महान मनीषी के नाम पर स्थापित हुआ। जयप्रकाश नारायण जी एक प्रकार से समझ लीजिए कि त्याग की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कभी उन्होंने पद का कोई लोभ मोह नहीं किया। उनके नाम पर ये पदस्थापित विश्वविद्यालय बदहाल है पूरी तरह से। आपको मालूम होगा कि जनवरी माह से ही यहाँ कुलपति, अस्थायी कुलपति का पद खाली है। कोई एकेडमिक गतिविधियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, बहुत सारे काम बाधित हैं। अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। एक भी ना हॉस्टल बन पाया है, ना स्नातकोत्तर भवन बन पाया है, कोई नया बिल्डिंग नहीं बन पा रहा है। इसी विश्वविद्यालय के साथ जो मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय बना, या जो आपका आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना, वहाँ तमाम अधोसंरचना का काम हुआ, तमाम बिल्डिंग्स बने, सब विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरह से हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पता नहीं यहाँ खींचतान की राजनीति की वजह से या कुलपति की और दूरदर्शिता की वजह से यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। जस की तस स्थिति बनी हुई है 25-26 साल बीतने के बावजूद। ऐसा कहा जाता है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय वर्तमान समय में जाति और राजनीति आधारित भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार की कोई जाति नहीं होती है। भ्रष्टाचारी तो कोई भी हो सकता है, उसमें जाति धर्म जुड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन विश्वविद्यालय एक ऐसे कारखाना के रूप में परिणत हो चुका है जिसके चिमनी से भ्रष्टाचार का धुआं निकलता है। ये केवल जयप्रकाश विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, पूरे बिहार में इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। प्राइमरी से लेकर करके विश्वविद्यालय तक पूरी तरह से नियोजनवाद, तदर्थवाद, एक प्रकार से जो सरकार की कोई शिक्षा नीति नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। इसलिए कभी भी शिक्षा की बदहाली किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में नहीं रहा है, कभी भी विमर्श का ये विषय नहीं बनता है। और एक प्रकार से पूरी तरह से ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो विधानमंडल में शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कभी भी ऐसा नहीं कहते कि मुझे शिक्षकों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र को भूल गई है, उपेक्षित करके रखी है। जबकि किसी भी राज्य के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था का गुणवत्तापूर्ण होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रंजीत कुमार जी का कहना है कि राज्य में राज्य सरकार की कोई भी स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं है, शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है, छात्रों के लिए नीति नहीं है। छात्रों का पलायन हो रहा है, शिक्षक शोषण के शिकार हो रहे हैं, प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, और विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, और वहाँ भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति में घोटाला और भ्रष्टाचार का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों की लगभग यही स्थिति है। आइए हम सर से जानना चाहेंगे कि क्या मामला है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि चंपारण की भूमि पर पहले सत्याग्रह करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यह अवस्थित विद्यालय जब से खुला है, संचालित हुआ है, तब से लगातार विवादों में रहा है, लगातार अखबार की सुर्खियों में गलत कारणों से बना रहा है। पहले कुलपति भी फर्जी डिग्री के मामले में वहां से बर्खास्त हुए। जो वर्तमान कुलपति हैं, इन पर भी भ्रष्टाचार का, फर्जी डिग्री के आधार पर कुलपति बनने का तमाम तरह के आरोप वहां लगते रहे हैं, और लगातार वहां आंदोलन भी चल रहे हैं। जो भी शिक्षक वहां उनके खिलाफ में मुंह खोलते हैं या कोई सच्चाई उजागर करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर दी जाती है। पूरी तरह से दहशत का और भय का माहौल वहां बना हुआ है मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में।
और तमाम जो मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं, उन्होंने खुद जो उस विश्वविद्यालय के विजिटर हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनको सारी बातों, सारी हकीकत को, भ्रष्टाचार के मामले को लिख कर करके सूचित किया है कि वर्तमान कुलपति को बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुर्भाग्य ये है कि जो चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, एक निर्विवादित छवि का कोई विद्वान कुलपति भी नहीं खोज पा रही। एक विद्वान कुलपति जो निर्विवाद हो, ईमानदार हो, ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं पा रही है। उच्च शिक्षा की हालत बहुत ही चिंताजनक है। जो एक मुद्दा मैं छूट गया था, मैं ये कहना चाहता था कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ये सौभाग्य रहा है, या दुर्भाग्य भी कहिए या सौभाग्य भी कहिए, दोनों बातें हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के, संजोग से वो माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी रहे हैं, निवेदन समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके बावजूद तीन महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद शिक्षकों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जबकि सरकार से भी उनकी बहुत निकटता रही है। इसके बावजूद शिक्षकों की तमाम समस्याएं, चाहे वित्तरहित की समस्या हो चाहे नियोजित शिक्षकों की समस्याएं हैं। वित्तरहित शिक्षकों की समस्या तो और भी विकराल है। डिग्री कॉलेजों को पिछले 9 साल से अनुदान नहीं मिला है। मैट्रिक और जो इंटर वाले महाविद्यालय हैं उनको 6 साल से अनुदान नहीं मिला है, और अनुदान देने के बदले सरकार अब जांच पड़ताल की बात कर रही है कि हम पहले जांच करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्लासरूम्स की, स्टूडेंट की संख्या की, विषयों की स्वीकृति की। तो तमाम तरह से एक प्रकार से बहानेबाजी किया जा रहा है अनुदान विमुक्ति की, जबकि बात हो रही थी कि भाई अनुदान के बदले घाटा अनुदान या वेतनमान देने की। अब तो जो अनुदान है उस पर भी खतरा महसूस हो रहा है। और कुल मिलाकर करके सरकार की जो पॉलिसी है, जो सरकार की शिक्षा नीति है, उसमें वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को बंद करने की सुनियोजित साजिश चल रही है। इससे जो लाखों लोग हैं एक प्रकार से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। इसलिए कुल मिलाकर के कि नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षकों को एकजुट होकर के संघर्ष करने की जरूरत है, और उसके लिए ऊर्जावान, संघर्षशील, जुझारू आदमी की जरूरत है जो उनकी तमाम समस्याओं से वाकिफ हो, वाबस्ता हो, अवगत हो, और उनके मुद्दे पर ईमानदारी से सड़क से सदन तक संघर्ष करे। इसके लिए मैं सक्षम व्यक्ति हूं, और शिक्षकों के बीच मेरी ये छवि भी है, लड़ने भिड़ने की छवि भी है, और तमाम संवर्ग से, चाहे वित्तरहित शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, उनका एक मुक्त समर्थन मेरे पक्ष में है, और इस बार बदलाव होना निश्चित है। तो मित्रों, बता रहे हैं डॉक्टर रंजीत कुमार जी की सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार बदलाव होना निश्चित है। दरअसल राज्य की सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि में बाहर से आए प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। दूसरी ओर पहले से राज्य में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में या अन्य शिक्षण संस्थानों में कार्यरत हैं उनका शोषण कर रही है, प्रताड़ना कर रही है, और उन्हें बेरोजगार करने की षड्यंत्र कर रही है। ऐसी स्थिति में लोगों में बड़े पैमाने पर आक्रोश व्याप्त है, सरकार से लोगों में नाराजगी है, और इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान विधान पार्षद जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और निवेदन समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनकी सभी मामलों में विफलता को डॉक्टर रंजीत कुमार जी साबित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव की लहर चल रही है, और इनका दावा है कि इनके पक्ष में शिक्षक पूरी तरह गोलबंद हैं, और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर इनका संघर्ष जारी रहेगा। यह संघर्ष पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, और ये विधान परिषद का चुनाव इस बार इस बीच आया है, तो शिक्षकों के अनुरोध पर यह मैदान में उतरे हैं। तो मैं अंत में चलते चलते डॉक्टर रंजीत कुमार जी से जानना चाहूँगा कि राज्य में कृषि प्रधान हमारा देश है, लेकिन कृषि से संबंधित इंटर स्तर पर और स्नातक स्तर पर सभी जिले में व्यवस्था नहीं है पढ़ाई की। जो कृषि विश्वविद्यालय जहाँ पर हैं वहाँ पर तो होती है, लेकिन राज्य के लगभग 38 में से 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कृषि स्नातक या आईएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप इसके लिए क्या करेंगे? आपका क्या कॉन्सेप्ट है?
ऐसा है कि चूंकि आप जब जैसा कि बता भी रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और 60% से अधिक लोग अभी भी कृषि आधारित कार्यों में जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि प्रत्येक जिला में दर्जनों कृषि कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेज हैं। अपने यहाँ मात्र 2, एक सबौर में और दूसरा पूसा में कृषि विश्वविद्यालय है और उसके कहीं कहीं कुछ शाखाएं हैं। लगभग अधिकांश जिलों में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। लगभग 30 जिले में इसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है और सामान्य जो कॉलेज है, जनरल कॉलेज है, वहाँ भी एक विषय के रूप में कृषि विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर करके इससे एक रोजगार की जो संभावना थी कृषि के क्षेत्र में, तकनीक का बढ़ावा होता है, इससे उत्पादन भी बढ़ता, पैदावार भी बढ़ता और कुछ पढ़े लिखे लोग कृषि से जुड़ते तो प्रोडक्शन से लेकर करके उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती। लेकिन दुर्भाग्य से कृषि क्षेत्र भी पूरी तरह से उपेक्षित रहा है। सरकार लगातार किसानों की बात करती है कि उनको हम पैदावार से डबल उनका मुनाफा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कृषि और कृषक दोनों पूरी तरह से उपेक्षित रहे हैं और वर्तमान सरकार में तो कृषकों की हालत और भी खराब है। खास करके ये जो कोरोना महामारी की वजह से पूरी तरह से कृषक जो है वो आर्थिक रूप से टूट गए हैं, बिखर गए हैं। इसलिए कृषकों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है ताकि कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाया सके। दूसरे, कृषकों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम कृषि मद में बिना सूद के, बिना ब्याज दर के उनको लोन देने की जरूरत है जो आसान किस्तों पर हो, ताकि अगर कृषि कार्य में कुछ मेहनत कर करके कुछ व्यवसायिक कृषि हो सके, जिससे राज्य की भी कुछ आमदनी बढ़े और कृषकों भी खुशहाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीत कुमार जी, संजीवनी समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। आपको संजीवनी परिवार की ओर से धन्यवाद, आभार। दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपने संजीवनी समाचार को लाइक व फॉलो नहीं किया है तो आप लाइक व फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।